हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल। तो इनकम टैक्स का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बेसिक्स का, इंट्रोडक्शन का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वहाँ पर। अब हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, वहाँ से आगे की चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एमसीक्यू के फॉर्म में हम बहुत सारी और चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल है, मुंबई यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड एज डैश 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 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखें, पर्सन की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में? पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 31। वहां पर पर्सन की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया गया है? इंडिविजुअल को इंक्लूड किया गया है, फर्म्स को इंक्लूड किया गया है, कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, लोकल अथॉरिटी को इंक्लूड किया गया है। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं, पंचायत गांव की। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इस पे क्या आता है भैया? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कोर्ट्स हो गए, ठीक है, या फिर आप समझिए बार काउंसिल हो गया, या फिर यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएंगे। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभाजित हिंदू परिवार, ऐसी हिंदू फैमिली जिसका डिवीजन नहीं हुआ है और वो बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा HUF का जो, समझिएगा, HUF का जो मैनेजमेंट देखते हैं उसको क्या कहते हैं? HUF के मैनेजमेंट को, प्रबंधन को जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, एक शब्द में उसको कहा जाता है। HUF की जो मैनेजमेंट देखते हैं उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, बताइएगा। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। तो मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है तो किस पे जाएगा भैया? कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति पे जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे जाएगा। कानून की नज़र में ये क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पर्सन की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, देखो, टैक्स की नज़र से अगर हम बात करें तो चार बातें हैं। पहला है टैक्स प्लानिंग। ये चार तरह के शब्द हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसको कहते हैं कर नियोजन। ठीक है, सेकंड है आपका टैक्स अवॉइडेंस, यानी कर को टालना, अवॉइड करना, टालना। तीसरा है टैक्स इवेजन, यानी कर की चोरी। और चौथा है टैक्स मैनेजमेंट, कर प्रबंधन। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के लगभग 90% चांसेस होते हैं। हर एक एग्जाम में, PSU के हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो टैक्स प्लानिंग क्या है भैया? देखो, टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स बचाना, टैक्स को सेव करना, ठीक है ना, बाई अवेलिंग ऑल द डिडक्शंस, rebates provided under इनकम टैक्स, यानी आयकर अधिनियम में दिए गए सभी छूटों का, सभी कटौतियों को प्राप्त करते हुए अपने कर को क्या करना? सेव करना, अपने कर को बचाना। इसको क्या कहते हैं? टैक्स प्लानिंग। क्या कहते हैं? टैक्स प्लानिंग। ये पूरी तरीके से कानूनी है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट में जो हमें छूट दी गई है, जो हमें कटौतियां दी गई हैं, जो हमें फायदे दी गए हैं, उन लाभों का फायदा उठाते हुए हम अपने कर को क्या कर रहे हैं? टैक्स को बचा रहे हैं। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है,
दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी हम टैक्स बचाएंगे, टैक्स बचाएंगे हम यहाँ पर भी, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, टैक्स को सेव करेंगे। लेकिन कैसे सेव करेंगे, बाई यूजिंग, बाई टेकिंग, ऐसे बाई टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ लूप होल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लूप होल का मतलब क्या होता है, खामियां, कमियां। इनकम टैक्स एक्ट की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनका फायदा उठाते हुए हम अपने टैक्स को क्या करेंगे, बचाएंगे। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। देखो टैक्स प्लानिंग में इनकम टैक्स में दी गई छूटों का हम उपयोग कर रहे थे, टैक्स वहां पे भी बचा रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इनकम टैक्स एक्ट में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो उनके प्रोविजंस में थोड़ी हमें कानूनी खामियां दिखती हैं, उनका फायदा उठाते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टैक्स को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा आते हैं, देखो ये भी इलीगल नहीं है, ये इमोरल हो सकता है लेकिन इलीगल नहीं है। पुलिस इसमें आपको, मतलब इसमें आपको, आपके ऊपर पेनाल्टी वगैरह नहीं लगाई जाएगी। क्यों, क्योंकि कमियों का फायदा आप उठा रहे हैं। टैक्स इवेजन, यहां पर आप क्या करेंगे, या तो आप टोटल इनकम कम कर देंगे अपना, या एक्सपेंस बढ़ा देंगे, या फिर टैक्स की, ये टोटल इनकम को कम करके या एक्सपेंस को बढ़ा करके आपको क्या करना है, टैक्स बचाना है, टैक्स बचाएंगे। लेकिन यहां पर आप इनकम टैक्स के प्रावधानों को क्या करेंगे, वॉयलेट करेंगे। वॉयलेट करेंगे का मतलब क्या होता है कि आप यहां पर इनकम टैक्स के नियम, कायदे, कानूनों को तोड़ देंगे। ये क्या होगा, ये इलीगल होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, इलीगल है। यहां पर अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, और कभी कभी तो आपको हवालात भी जाना पड़ सकता है। तो समझ में आ रही है, तीन बातें हमने अभी तक देखी। टैक्स प्लानिंग क्या है, कर बचाना, टैक्स को बचाना बाय यूटिलाइजिंग द डिडक्शंस, रिलीफ्स, रिबेट्स प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स बचाएंगे लेकिन इनकम टैक्स के जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए। और तीसरा, कर इवेजन क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, कानून तोड़ देंगे। इन दोनों में हमने कानून तोड़ा नहीं था, लेकिन यहां पर हम कानून तोड़ देंगे। और कानून तोड़ने पर रेड लाइट हमने क्रॉस कर दी, अब रेड लाइट क्रॉस कर दी तो हमारे ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी, और कई बार पुलिस पकड़ के भी ले जाएगी। हवालात में रोटी कपड़ा मकान भी फ्री हो सकता है अगर आपने बहुत ज्यादा चोरी की है। ठीक है। और टैक्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्लायंस, यानी प्रॉपर कंप्लायंस, अगर मैं बोलूं तो प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स एक्ट की जो कंप्लायंस है, जो अनुपालना है, उसको ठीक तरीके से करना। जैसे टाइम पर टैक्स पे करना, टाइम पे टैक्स पे करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। टाइम पर रिटर्न फाइल करना, उसमें पेनाल्टी वगैरह नहीं लगेगी। टाइम पर टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, जितना टैक्स बोला गया है उतना टैक्स काटना, जितना टैक्स बोला गया है उतना टैक्स जमा करना। ये सब कहां पर आएगा, टैक्स मैनेजमेंट में। इससे क्या होगा, इससे आपको जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगती, वो बच जाएगी आपकी। तो ये आपकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी सेव कराएगा। आई होप ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं, समझिएगा। टैक्स प्लानिंग, कर, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए हम अपने टैक्स को कम करेंगे। जो उसमें छूट दी गई है, जो कटौतियां दी गई हैं, उनको प्रयोग करते हुए। टैक्स अवॉइडेंस में क्या करेंगे, हम टैक्स बचाएंगे लेकिन आयकर अधिनियम की कमियों का फायदा उठाएंगे। यहाँ पर टैक्स चोरी में हम अपनी कुल आय को कम कर देंगे या कुल खर्चों को बढ़ा देंगे, टैक्स बचाएंगे लेकिन इनकम टैक्स के धज्जियां उड़ा देंगे हम यहाँ पर। और टैक्स मैनेजमेंट क्या है कि हम आयकर अधिनियम का प्रॉपर कंप्लायंस करेंगे। जिस डेट पर रिटर्न मांगा गया उस डेट पर रिटर्न देंगे, जिस डेट पर टैक्स पे करने के लिए बोला गया उस डेट पे टैक्स पे करेंगे। इन सारी चीजों से हम इंटरेस्ट और पेनाल्टी से अपने क्लाइंट को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। ठीक है, तो ये चार शब्द हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो अगला सवाल है जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, dash 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 is an exercise by assessee legally takes advantage of loopholes of income tax act
डैश 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 एक अभ्यास है जिसके द्वारा निर्धारित यानी कर देने वाला कानूनी रूप से आयकर अधिनियम की खामियों का लाभ उठाता है। लूप होल, यहां पर देखिएगा लूप होल हमारे लिए क्या है, कीवर्ड है। तो लूप होल का फायदा कहां उठाता है, टैक्स इवेजन में, टैक्स प्लानिंग में, टैक्स अवॉइडेंस में या टैक्स मैनेजमेंट में, कर चोरी में, कर नियोजन में, कर से बचाव में या फिर कर प्रबंधन में। तो इसका सही जवाब होगा टैक्स अवॉइडेंस में। ठीक है, तो राइट सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चले। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, दूसरी फाइल में रह गए थे। आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पे जल्दी से। हाँ, आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर क्विजेस वगैरह होते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो जो और लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कोई अगर फीडबैक देना चाहे क्लास को बेहतर बनाने के लिए तो आपके फीडबैक स्वागत योग्य है। यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक्स। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज, MAT मैट इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है ना, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फाइनेंस एक्ट। देखो मिनिमम मैट की बात करें अगर, ये कंपनियों पर लगता है, किस पर लगता है, कंपनियों पर लगता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसको बोलते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर। तो ये सबसे पहले जो है ना 1987 में लाया गया था, 1887 में लाया गया था, बाद में इसको विड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1997 से इसको फिर से लागू किया गया। तो मैट देश में सबसे पहले कब आया था, 1987 में आया था। तो वित्त अधिनियम कौन से, वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट कौन से आया था, कौन हर ईयर में फाइनेंस एक्ट आता है, तो 1987 के फाइनेंस एक्ट में पहली बार मैट को लाया गया था, बाद में हटा लिया गया था, फिर उसके बाद 1997 में इसको फिर से लागू किया गया। मैट के बारे में हम कुछ हम बात कर लेते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो सेक्शन है वो है 115 जेबी। क्या है, 115 जेबी। तो मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स किस पर लगता है, तो पहला कंपनीज पर लगता है। ठीक है, और टैक्स का रेट क्या है, ठीक है ना, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ मैट ऐसे समझिए, रेट ऑफ मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ये है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। ये टोटल इनकम पर नहीं लगता, इसके लिए बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो पुस्तक लाभों का या इसको बोलेंगे लेखा लाभों का कितना, 15%। ठीक है, और एजुकेशन से हेल्थ, अगर सर चार्ज है तो सर चार्ज लगेगा और एजुकेशन से तो एजुकेशन से लगेगा। हम इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तो मैट का टैक्स कितना है, मैट का रेट कितना है, 15% ऑफ, ध्यान रखना टोटल इनकम नहीं, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो 4-5 यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो गए। पहला, मैट देश में पहली बार कब से लगाया गया था, इंडिया में 1987 में लगाया गया था। ठीक है, बाद में उसको हटा लिया गया और फिर 1997 से लगातार अभी तक लागू है। मैट का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, किस पर लगाया जाता है, कंपनीज पर लगाया जाता है। मैट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 115 जेबी। रेट ऑफ मैट क्या है, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, आगे चलते हैं। For assessment year 21-22, standard deduction under section 16(1)(a) of dash dash or the amount of salary whichever is lower is to be provided to the employee while calculating income chargeable under the head of salary। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से जिनकी इनकम होती है, हम सैलरी हेड के बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे, यहाँ क्वेश्चन दिया है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी हेड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में अलग से ही दिया हुआ है। तो सैलरी हेड में कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, देखो सेक्शन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेक्शन यानी धारा 16(1)(a), इस पे ना स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है, यानी मानक कटौती। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, पहला है 50,000 या अमाउंट ऑफ सैलरी, यानी अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम हो, 50,000 या सैलरी की राशि, जिन दोनों में से जो कम हो। तो आपको कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इस सेक्शन में, 50,000। अगर आपकी सैलरी 40,000 है
तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा। सिंपल सी बात है, दोनों में से जो कम हो। भाई सैलरी से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता, लेकिन कितना डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम, कितना, 50,000 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50,000। ठीक है, और सेक्शन याद रखिएगा कौन सा, सेक्शन 16। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए धारा 16 1A के तहत मानक कटौती या वेतन की राशि दोनों में से जो कम हो वेतन शीर्षक के आय के अंतर्गत गणना करते समय प्रदान की जाती है, कितना, 50,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते। पेमेंट अलाउड, पेमेंट ऑफ अलाउड एक्सपेंडिचर अदर देन बाई अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट इन एक्सेस ऑफ डैश डैश शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3। देखो, इनकम टैक्स में एक धारा है जिसका नाम है सेक्शन 40A3। ये कहता है कि आप, ये क्या कहता है कि आप एक दिन में, एक दिन में एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा का, एक दिन में एक व्यक्ति को अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं इन कैश, तो वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा इनकम टैक्स में। मतलब उस खर्चे को खर्चा नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। तो कैसे पेमेंट करना है, तो ये कहते हैं कि आप उसको पेमेंट करिए 10,000 से ज्यादा, लेकिन अकाउंट पे चेक, किस पे करना है, अकाउंट पे चेक, जिसपे उसका नाम लिखा हो और अकाउंट पे लिखा हो, या फिर डिमांड ड्राफ्ट से। अगर आपने कैश में पेमेंट किया 10,000 से अधिक, तो वो डिस अलाउ कर दिया जाएगा, कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 40A3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पेमेंट ऑफ अलाउड एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ, कितना डिस अलाउ कर दिया जाएगा, 10,000। तो 10,000 से अधिक, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 10,000। पहले ये बहुत पहले 4-5 साल पहले ये 20,000 था, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है, 10,000 तक कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कुछ देर से पहले, ध्यान में लाइएगा। टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, और टैक्स मैनेजमेंट। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। डैश डैश इज वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय एक्ट थ्रू वेरियस एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ। डैश डैश विभिन्न छूटों, कटौतियों, छूटों, राहत के माध्यम से अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण लाभ का लाभ उठाकर कर देयता को कम करने का एक तरीका है। अधिनियम के, यानी टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय एक्ट, कानून में जो एडवांटेज दिया गया है उसका फायदा उठाकर। तो जब कानून में दिए गए एडवांटेज का फायदा उठाया जाता है और उससे कर की लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी को कम किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि उसे हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, कर नियोजन। ठीक है, देखो, इसके लिए आपका ध्यान रखना, इसके लिए कीवर्ड है आपका लूप होल। क्या है, लूप होल। ठीक है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, कंप्लायंस हो रहा है। टैक्स इवेजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर टैक्स कंसीलमेंट हो रहा है, कर चोरी हो रही है, ये इलीगल है। और टैक्स प्लानिंग में क्या हो रहा है, आप फुल एडवांटेज किसका ले रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय एक्ट, जो कानून में दी गई हैं उनका, कानून में जो आपको फायदे दिए गए हैं उसका आप लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा और बन भी रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनकम टैक्स एक्ट में 23 चैप्टर्स, 470 सेक्शन है और 10 शेड्यूल है। इनकम टैक्स एक्ट में 23 चैप्टर हैं, 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। इनकम टैक्स एक्ट में 29 चैप्टर हैं, 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है, या नन ऑफ दीज। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है, ठीक है, 23 चैप्टर्स हैं और 14 शेड्यूल्स। ये 470 सेक्शन है, ये कंपनीज एक्ट में है। ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं।
हाँ, dash 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 is the illegal way to reduce tax liability by deliberately suppressing income or sale or by increasing expenses etc which results in reduction of total income of assessee। इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो डैश डैश जानबूझकर आय या बिक्री को दबाकर या खर्च आदि को बढ़ाकर कर देयता कम करने का अवैध तरीका है, इलीगल। क्या आंसर आपके दिमाग में आया? मैं कुछ नहीं बताने वाला। परिणाम स्वरूप निर्धारिती की कुल आय में कमी आती है। देखिए इलीगल मैंने बोला था ना, इलीगल है तो क्या होगा? इन चार में से इलीगल क्या है? इन चार में से इलीगल है कर की चोरी, टैक्स इवेजन। इसको कर अपवंचन भी कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में अगर ऐसा आ जाए तो डरना नहीं। कर अपवंचन, कर की चोरी, अवैध तरीका, हमेशा याद रखना है हमें। किससे? कई बार कीवर्ड्स भी होते हैं, उनसे हमें आंसर पता चल जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, दो फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। एक समझिएगा यहाँ पर, एक है आपका सेक्शन 288A, ठीक है ना, ये कहता है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, और सेक्शन 288B है, ये कहता है राउंडिंग ऑफ टैक्स। समझिएगा, सेक्शन 288 ये ध्यान में रखना है। टोटल इनकम की जब बात आएगी तो सेक्शन 288 ए, राउंडिंग ऑफ टैक्स की बात आएगी तो सेक्शन सॉरी यहाँ पर मैंने ए लिख दिया था 288B, 288 एंड सेक्शन बी। अब देखो ये कहते हैं कि अगर, देखो अगर मान लो आपकी टोटल इनकम, ठीक है ना, जो है ये, इसका जो लास्ट नंबर है वो 5 रुपए या उससे अधिक है, उससे अधिक है, तो इसको क्या कर दो, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसको आपको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देना है, नियरेस्ट 10। अब जैसे समझना, मान लो टोटल इनकम है आपकी 4,90,165 रुपए, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? अगले राउंड ऑफ में। अगला 10 का मल्टीपल कौन सा होगा? 65 के बाद क्या आएगा भाई? 60 के बाद तो अगला मल्टीपल 70 आएगा, तो 4,90,170 हो जाएगी आपकी टोटल इनकम। ये कौन से सेक्शन में? 288 है। मान लो कि फिर क्या है, 4,90,247 है, इसका कितना हो जाएगा? 4,90,250। भाई 5 या 5 से अधिक है तो अगले में जाएगा, लेकिन अगर 5 रुपए से कम है, मान लो ऐसा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3,90,444, तो इसको क्या करेंगे? 5 रुपए से कम है, 5 रुपए से कम है तो पिछले 10 के मल्टीपल में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,90,440। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो निकटतम कितने तक, कितने रुपए तक इसको राउंड ऑफ करेंगे? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। और इसी तरीके से टैक्स वाले में भी होगा, यानी इसका सी इज द राइट आंसर। अब अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स में भी ऐसा ही होता है। टैक्स में भी अगर आपका टैक्स मान लीजिए बन रहा है 1586 रुपए, तो इसको क्या करेंगे? अगले मल्टीपल में ले जाएंगे 10 के, तो ये हो जाएगा 1590। अगर आपका टैक्स बन रहा है 1,15,499, तो इसका क्या होगा? अगला 1,15,500 हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि अगला तो 500 में ही होगा। अगर आपका टैक्स बन रहा है 2,37,443, तो क्या होगा? 5 से कम है, 5 से कम है तो इसको पिछले में ले जाएंगे, और पिछले राउंड 10 के मल्टीपल में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 440। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेक्शन याद रखना है, देखो दोनों को 10 के मल्टीपल पे ही क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, यानी पूर्णांकित करना है 10 के मल्टीपल में। 5 रुपए
या उससे ज्यादा है तो अगले 10 के मल्टीपल में, 5 रुपए से कम है तो पिछले 10 के मल्टीपल में। ठीक है, सेक्शन याद रखना, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की बात करता है सेक्शन 288A, और टैक्स को राउंड ऑफ करने की बात करता है सेक्शन किसको किसको क्या, सेक्शन 288B। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात की गई है, तो इसका सेक्शन क्या होगा, सेक्शन 288A और 10 रुपए के मल्टीपल में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2020-21, रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट is available to the resident individual if total annual income of the assessee does not exceed that dash। देखो मैं आपको प्रोविजन बता देता हूँ फिर हम समझते हैं। देखो हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, सेक्शन 87A, इस पे क्या किया गया है, रिबेट दी गई है, रिबेट। ठीक है ना, रिबेट ऑफ टैक्स, टैक्स में छूट, रिबेट का मतलब होता है छूट। ठीक है ना, देखो दो कंडीशन है, पहला पर्सन शुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी जो व्यक्ति है वो भारत में निवासी होना चाहिए, भारत में निवासी एकल व्यक्ति को। ये डिस्काउंट सिर्फ किसको मिलेगा, एकल व्यक्ति को मिलेगा। एकल व्यक्ति कौन, राम श्याम मोहन आप मैं, कंपनीज को नहीं मिलेगा, फर्म्स को नहीं मिलेगा, ये किसको रिबेट मिलेगा, सिर्फ एकल व्यक्ति को मिलेगा। पहली दशा ये। और दूसरा, टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख, और आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से, कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं। ये अगर दोनों दशाएं पूरी हो गई, दोनों कंडीशन अगर पूरी हो गई, तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा किसका, 87A से। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, टोटल इनकम की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आप भारत में निवासी नहीं है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब रिबेट मिलेगा कितना, देखो रिबेट, अमाउंट ऑफ रिबेट, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ रिबेट, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, और सेकंड 12,500, दोनों में से जो कम, विच एवर इज लोअर। मान लीजिए इस सेक्शन में मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, मैक्सिमम रिबेट मिलेगा 12,500। ठीक है, मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, 12,500। लेकिन मान लीजिए आपका टैक्स जो बन रहा था वो बन रहा था सिर्फ 10,000। ठीक है, तो आपको रिबेट कितनी मिलेगी, 10,000 या 12,500, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो। ठीक है, कम क्या हुआ, 10,000, तो आपको रिबेट कितने की मिलेगी, 10,000 अंडर सेक्शन 87A, ध्यान रहे। ठीक है, तो सेक्शन 87A रिबेट ऑफ टैक्स की बात करता है। इस सेक्शन में रिबेट मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 12,500। कम मिलेगी जब आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, 5 लाख तक है तो मिलेगी छूट। शर्तें क्या है कि व्यक्ति जो है, एकल व्यक्ति जो है वो भारत में निवासी होना चाहिए, और दूसरा कुल आय उसकी 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट कितनी मिलेगी, कर की राशि या फिर 12,500, दोनों में से जो कम हो। तो सवाल आइए देखते हैं, कहते हैं कि पिछले वर्ष यानी गत वर्ष, यहाँ पर गत वर्ष को मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सॉरी प्रीवियस ईयर क्या होता है। आयकर अधिनियम 1900 धारा 61 की धारा 87A के तहत छूट निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है यदि निर्धारित की कुल वार्षिक आय डैश डैश से अधिक नहीं है। तो कुल टोटल एनुअल इनकम किससे ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये कंसेप्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से ये सारी चीजें, मतलब 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टोटल इनकम सो कंप्यूटेड विल हैव टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। कौन से सेक्शन में टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की बात करते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है इसी वीडियो में। टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ करने की बात की जाती है सेक्शन 288A में। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और टैक्स को राउंड ऑफ किसमें करेंगे, सेक्शन 288B।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल असेसी एट द रेट डैश डैश ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। ठीक है, बताइए किस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है उसकी दर क्या है? 2%, 5%, 3%, 4%। तो इसका सही जवाब है 4% के रेट से लगाया जाता है स्वास्थ्य एंड शिक्षा उपकर। देखो समझना, देखो टोटल इनकम जब आती है ना, टोटल इनकम, ठीक है, तो इस पर लगाया जाता है टैक्स। क्या लगाया जाता है? टैक्स। ठीक है, मान लो टैक्स आया 1 लाख। फिर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स जब लगता है उसको क्या कहते हैं? सरचार्ज कहते हैं। ठीक है ना, टैक्स के ऊपर, मतलब मान लो सरचार्ज 10% है तो इस पर कितना लगाया जाएगा? 10,000। सरचार्ज हमेशा ध्यान रखना, सरचार्ज को क्या कहते हैं? अधिभार कहते हैं। हम इसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बात करेंगे, यहाँ पर इतना समझो। तो अब ये कितना हो गया? 1,10,000। अब इसके ऊपर लगाया जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर। कितने रेट से? 4% के रेट से। किसका 4%? 1,10,000 का। 1,10,000 का 4% कितना होगा? 4,400 रुपए। तो टोटल टैक्स बनेगा कितना? 1,14,400। ये कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो टैक्स किस पर लगता है? कुल आय पर लगता है। सरचार्ज किस पर लगता है? कर की राशि पर लगता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पर लगता है? कर की राशि तथा सरचार्ज को जोड़कर कितने परसेंट से लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से। ये सरचार्ज मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 ले लिया है, इसको रटना नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी क्या होती है? समाप्त होती है। इसका आंसर होगा डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनके बीच में भी शेयर कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर बताएं जिससे हम क्लास को बेहतर करेंगे। इसी तरह के वीडियोस आपको और मैं आगे बना के देने की कोशिश करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच।